सबसे पहले बात करेंगे रोजगार मेले की। देश में आज फिर से युवाओं की किस्मत जो है बदलने वाली है। असल में इन युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे मंत्रियों की तरफ से नियुक्ति पत्र मिलने वाला ये शानदार खबर है। ये कार्यक्रम जो है ऑनलाइन होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी सौंपेंगे। देखिए, ऐसे कुल युवाओं की संख्या 71,000 है जिन्हें आज उन्हें उनके रोजी रोटी से जुड़े जो दस्तावेज हैं वो सौंपे जाएंगे और इनमें 50,000 के करीब तो रेलवे में भर्ती हुए युवा हैं और जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने अब 1.43 लाख युवाओं को रोजगार से जुड़े नियुक्ति पत्र थमाए हैं। सरकार की कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि बचे 7.83 लाख खाली जो पद हैं उनको जल्द से जल्द भर दिया जाए और उन वैकेंसी को भरने के लिए सरकार इस साल के आखिरी तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों से आम आदमी का सफर सुहाना हुआ है। इंतजार बुलेट ट्रेन का है, लेकिन उससे पहले देश को हाई स्पीड ट्रेनों की सौगात देने की दिशा में काम चल रहा है। इसके लिए जयपुर में बकायदा पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक तैयार किया जा रहा है। ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड को प्रभावित करने वाले ब्रिज नए मॉडल के होंगे। साथ ही कर्व की मुश्किलों को देखते हुए भी स्पीड को टेस्टिंग फेज में अभी रखा गया है। फिलहाल टेस्टिंग की जा रही है। इसका फायदा फौरी तौर पर जो ट्रेन चल रही है उनकी स्पीड को और बढ़ाने से मिल सकता है, यानी शताब्दी, राजधानी और वंदे भारत की स्पीड में इजाफा किया जा सकेगा। क्या खास है इस टेस्टिंग ट्रैक में और इसके निर्माण से रेलवे रफ्तार के नए मुकाम कैसे हासिल करेंगे, बता रहे हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। कहते हैं भविष्य को अगर देखना है तो वर्तमान को बेहतर बनाना होगा और शायद यही वजह है कि लगातार रेलवे एक के बाद एक नए आयाम स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। इस ब्रिज को देखिए और इसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। वैभव जी मेरे साथ हैं और फिर हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से नई तकनीक के साथ लगातार रेलवे आगे बढ़ रहा है। तो पहला सवाल मेरा ये कि हम लोग सोचते हैं जब रेलवे के बारे में तो सोचते हैं कि आखिर कब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और विदेशों में जो हालात हैं उस ट्रेन में बैठने का सफर कब पूरा होगा। तो क्या हम ये माने कि भविष्य की नई नीति के तहत इस पुल का निर्माण हुआ? जी बिल्कुल, भविष्य की नई नीति के तहत ही पुल का निर्माण हुआ है और जो हम पूरा एक डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बना रहे हैं, ये ब्रिज उसका अहम पार्ट है। और जैसा आप जानते हैं कि भारत में ऑलरेडी हाई स्पीड ट्रेन्स का आगाज हो गया है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चल रही हैं। बुलेट ट्रेन बहुत ही जल्द आने वाली है और इस लाइन पे हम 220 किलोमीटर पर आवर तक का जो है टेस्ट कर पाएंगे। ना सिर्फ रोलिंग स्टॉक का बल्कि ब्रिजेस का, ट्रैक कंपोनेंट्स का, सिग्नलिंग का, रेलवे के कंपोनेंट्स का, जितने भी तरह के रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सब का टेस्ट करने के लिए डेडिकेटेड टेस्ट लाइन बनी है। और इसमें जितने भी भारतवर्ष में, जैसे आप ये ब्रिज देख रहे हैं, आपने सही कहा, जितने भी भारतवर्ष में ब्रिजेस हैं उन सब की टेस्टिंग भी यहाँ पर संभव हो पाएगी। देखिए, वैसे तो कोई भी सफर सिर्फ स्पीड की वजह से सुहाना हो जाए ऐसा नहीं होता, बल्कि सुरक्षित और साफ सुथरे पर्यावरण इस पर अहम योगदान निभाता है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में भी एक पहल की गई है। इसमें आने वाले दिनों में और ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आपको दिखाई देंगी। करीब 1.5 साल पहले प्रदूषण हटाने के मकसद से इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हुई थी। अब जो है पर्यावरण में सुधार के आंकड़ों से उत्साहित होकर चंडीगढ़ प्रशासन और ज्यादा बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी में है। चंडीगढ़ की सड़कों पर दौड़ती ये इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के लिए किसी सौगात से कम नहीं हैं। करीब 1.5 साल पहले चंडीगढ़ में इन बसों की शुरुआत हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक अब तक ये बसें करीब 10 लाख लीटर से ज्यादा डीजल की बचत कर चुकी हैं। इसके साथ ही हवा को जहरीला बनाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड में भी भारी कमी दर्ज की गई है। हमारी 80 इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। 40 इलेक्ट्रिक बसेस लेलैंड की चल रही हैं और 40 वॉल्वो आइशर की चल रही हैं। अगर मैं लेलैंड की बसेस की बात करूं तो अब तक वो 37 लाख किलोमीटर चली हैं, जिसमें हमने लगभग 7.5 लाख डीजल जो है वो सेव किया है। और कार्बन एमिशंस की अगर मैं बात करूं तो हमने 20 लाख केजीज CO2 एमिशंस को सेव किया है। और अगर वॉल्वो आइशर की बात करूं तो वो 13.5 लाख किलोमीटर चली हैं। 2.7 जो हमने लैक्स
डीजल सेव किया है और CO2 एमिशन लगभग 6.5 लाख हमने कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एमिशन से रोका है। चंडीगढ़ में फिलहाल 80 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों के नतीजों से उत्साहित चंडीगढ़ प्रशासन आने वाले दिनों में और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी में है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्लान है, पूरा हमारे CTU में 380-400 बसेस है। ये फेजेस में सारे चेंजेस होंगे। धीरे धीरे जैसे अभी 40 से 80 हो गया, तो ये धीरे धीरे ऑल 380-400 बसेस विल बी रिप्लेस्ड। उसके साथ साथ आपको अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी हम लोग लेके आए, जो कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पे 4 व्हीलर से या तो पर्सनल व्हीकल से 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से, उसको भी हम धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ का एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए हमको मल्टीफेरियस एक्शंस लेने पड़ेंगे। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक पॉलिसी भी तैयार है और इसी के आधार पर दूसरे राज्यों में भी इसका खाका तैयार किया जा रहा है। कोशिश यही है कि सड़कों को डीजल पेट्रोल के प्रदूषण से मुक्ति मिले और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती दिखें। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के साथ साथ जंक फूड पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत मिलेट से बनने वाले स्वादिष्ट पकवानों की नई रेसिपी तैयार की गई है। इस रेसिपी से बने व्यंजन अब होटलों में परोसे जाएंगे। मिलेट से बने ये जायकेदार व्यंजन स्वाद के साथ साथ सेहत से भी भरपूर है। क्या है पूरी योजना, इस बारे में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एसोसिएशन के कमिश्नर अभिमन्यु काले से बात की हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी ने। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एसोसिएशन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में होटल व्यवसायिकों को मिलेट्स से जुड़ी हुई रेसिपीज बनाने के और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए एक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारे साथ है FDA कमिश्नर अभिमन्यु काले। सर, क्या है ये मिलेट्स एक्चुअली और किस तरह से पूरा ये प्रोग्राम आपका होगा? भारत इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है और इस साल में मिलेट का मैक्सिमम यूज करके जो मिलेट ग्रो करने वाले किसान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, इस तरीके से भारत के प्रयत्न चल रहे हैं। इसके दो फायदे हैं। एक तो आजकल हम जो जंक फूड खा रहे हैं जिसमें ज्यादा करके ग्लूटेन वाले जो पदार्थ होते हैं, गेहूं जैसे, वो ज्यादा यूज होते हैं, पर अब हेल्दी फूड का एक ऑप्शन लोगों के सामने ये मिलेट्स के रूप में आ गया है। मिलेट का फायदा यह है कि मिलेट का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो बहुत कम होता है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसी जो बीमारियां हैं वो होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। मैं लोगों से ये आह्वान करता हूं कि आप जब भी किसी भी फूड शॉप में या रेस्टोरेंट में जाओगे तो मिलेट की कोई ना कोई चीज जरूर ट्राई कीजिए, उसकी डिमांड भी कीजिए। तो इसकी वजह से फिर ग्राहकों की तरफ से अगर डिमांड बढ़ गई तो नेचुरली व्यावसायिक लोग भी मिलेट्स की ज्यादा से ज्यादा पदार्थ रखते जाएंगे। स्वास्थ्य की शानदार पहल के बाद अब बात ज्ञान से जुड़ी अनूठी पहल की कर लेते हैं जो महाराष्ट्र के मुंबई की है। और यहां अब पुरानी किताबों को गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए मदद के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि महंगी किताबों के बोझ से उन्हें छुटकारा मिल जाए और किताबों के अभाव में पढ़ाई को लेकर उनका जो हौसला है वो कमजोर ना हो पाए। स्कूलों की महंगी फीस और महंगी किताबों का बोझ कई पेरेंट्स के लिए मुसीबत बन जाता है। इसी को देखते हुए मुंबई के अशोक कुर्मी नाम के शख्स ने ये अनोखी पहल की है। एक व्यक्ति की जिंदगी में किताबें सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाती हैं, मगर हम इस किताबों का महत्व धीमे धीमे भूलते जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम लोग पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक जैसे जैसे प्रमोट होते जाते हैं, हम इस किताब का महत्वपूर्ण जो योगदान है हमारी ज़िंदगी में वो भूल जाते हैं। ये किताबें कहीं सड़ी पड़ी रहती हैं या फिर रद्दी में चली जाती हैं। मुंबई में अशोक कुर्मी नामक एक व्यक्ति ने अब इन किताबों का इस्तेमाल कैसे किया जाए उसका एक हल निकाला है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान बांटने का सबसे अच्छा जरिया है किताबें। मुंबई में छात्रों की सहूलत के लिए बुक्स ऑन व्हील्स नाम से एक मुहिम शुरू की गई है जिसके तहत छात्र अपनी सिलेबस की किताबें एक्सचेंज कर सकते हैं। पुरानी कक्षा की किताबें किसी और को देकर यहां से छात्र अपनी नई कक्षा की किताबें ले सकते हैं। ये एक्सचेंज सुविधा छात्रों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है।
पुरानी बुक्स आपकी होती हैं, आप समझ लीजिए कि अगर आपका बच्चा दूसरी कक्षा में है और तीसरी कक्षा में जा रहा है तो आप यहाँ आ सकते हैं, दूसरी कक्षा की बुक यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं और तीसरी कक्षा की बुक जो है वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। ये एक कोशिश है बेहतर बदलाव की, कोशिश है लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने की और उन लोगों की मदद करने की जो महंगी किताबों का बोझ नहीं संभाल सकते। लोगों को काफी फायदा है। जैसे आज ये पहला दिन है, आज से हमने शुरुआत की और जून के 10 तारीख तक ये चलेगी। सबसे मुद्दे की बात जो है कि एक्सपेंस, अभी एक स्टैंडर्ड की बुक अगर खरीदने जाएंगे तो टोटल सारे सेटों का कॉस्ट वैल्यू 1400 से 1500 रुपए तक का होता है। वहीं अच्छे कंडीशन की किताबें जो उनको फ्री में मिल रही हैं और अपनी किताबें ला के दे रहे हैं, तो एक बच्चे के पीछे लगभग उनका उतना पैसा सेविंग हो रहा है। तो कुछ हद तक उनमें वो भी सेविंग हो रही है और किताबें इंस्टेंट, जैसे वैकेशन शुरू है तो इस वैकेशन में उनके आगे जाने वाले स्टैंडर्ड की किताबें अवेलेबल मिल जा रही है। देश में पिछले कुछ सालों में शिक्षा का स्तर काफी बढ़ा है और शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ साथ पढ़ाई करना भी काफी महंगा हुआ है। ऐसे में कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो पैसों की कमी की वजह से शिक्षा नहीं ले पाते, लेकिन अशोक कुर्मी की बुक्स ऑन व्हील्स लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम कर रही है। अच्छा है ना, गरीब लोग को मदद भी होता है। हाँ, अपन दे के भी दूसरे लोग का भी वो होता है और अपने को भी दूसरे का मिलता है। अपन बाहर लेने के लिए जाएंगे तो भी 100, 150 या 200 रुपया है, अपन ले भी नहीं सकते। ये जो काम कर रहे हैं ना आप, ये अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब मेरा बेटा 14वीं पढ़ रहा है, इनका बेटा पढ़ रहा है, लेकिन आपको फ्री में उसका बुक लाने का है और आपको रिप्लेसमेंट देने का है। आजकल हम देखते हैं जो किताबें फेंकी जाती है उसका इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और जो गरीब है, जो गर्जू है, जिनको सही मायने से जरूरत है, उनको यह किताब मिल रही है, यह बहुत बड़ी बात है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित के साथ विज्ञान की भी किताब यहाँ मुहैया है। विषय या कक्षा कोई भी हो, किताब आपको जरूर मिल जाएगी। ये मुहिम अभी मुंबई के चूना भट्टी इलाके के लिए शुरू की गई है, जहां पर शाम को 5 बजे से रात को 8 बजे तक पहुंच सकते हैं। फारज दामा, मुंबई गुड न्यूज टुडे। और अब खबर दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले रण क्षेत्र की। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनाती के 100 दिन पूरे कर इंडियन आर्मी के कैप्टन शिवा चौहान ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। खून जमा देने वाली सर्दी और मुश्किल हालात वाले इलाके में शिवा की तैनाती ने पहले तो सबको रोमांचित किया था, लेकिन कैप्टन शिवा चौहान ने 100 दिन पूरा कर बता दिया है कि उन्हें लेडी ऑफ सियाचिन क्यों कहा जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन। वो इलाका जहां बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहां चलने वाली बर्फीली हवाएं हड्डियां तक गला देती हैं। यहां सालों भर कुदरत अपना सबसे खौफनाक रंग दिखाती है। उस सियाचिन में हिंदुस्तान की वीरांगना कैप्टन शिवा परचम फहरा रही हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। करीब 23,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन, यहाँ शून्य से करीब 50 डिग्री नीचे होता है औसतन तापमान। बर्फीले तूफान शुरू हो जाएं तो ये करीब 3 हफ्ते तक लगातार चलते रहते हैं। यहाँ सालों भर औसत करीब 36 फीट बर्फबारी होती है। ऐसे मुश्किल हालात को शिवा के हौसले ने बौना साबित कर दिया। ये बहुत हर्ष, उल्लास और गर्व का विषय है कि कैप्टन शिवा चौहान, इंडियन आर्मी की महिला कैप्टन ने अब सियाचिन में 100 दिन की टेन्योर पूरी कर ली है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद ये मिसाल कायम की है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कैप्टन शिवा सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की सदस्य हैं। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को आधिकारिक तौर पर 14वां कॉर्प्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लेह में है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की तैनाती चीन, पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है। साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। इसी के चलते कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन की कुमार पोस्ट पर तैनाती मिली। कुमार पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर में अग्रिम पंक्ति की चौकी है। ये उत्तरी ग्लेशियर बटालियन का हेडक्वार्टर है। कुमार पोस्ट 15,632 फीट की ऊंचाई पर बनी है। कुमार पोस्ट पर पारा दिन में भी -21 डिग्री के आसपास रहता है। भारी बर्फबारी के चलते यहाँ सैनिकों को राशन पानी पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
दरअसल रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए सियाचिन एक बेहद अहम मोर्चा है। सियाचिन की भौगोलिक स्थिति उसे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। इसके एक तरफ पाकिस्तानी नियंत्रण वाला इलाका है तो वहीं दूसरी तरफ है चीन। सियाचिन वो जगह है जहां कुदरत हर पल इम्तिहान लेती है, हर पल हौसले की परीक्षा होती है। यहाँ चुनौतियों को झेलने के लिए अकूत हौसले और अक्षुण्ण जज्बे की जरूरत होती है। आज कैप्टन शिवा देश की बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। कैप्टन शिवा चौहान राजस्थान की रहने वाली हैं। उन्होंने उदयपुर से अपनी स्कूलिंग की। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री है। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन फिर भी हौसला नहीं खोया। बचपन से ही कैप्टन शिवा ने सेना में आने का सपना संजोया था और इसके लिए उन्होंने चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कड़ा प्रशिक्षण भी लिया। मई 2021 में उन्हें सेना की इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कमीशन किया गया। सियाचिन में तैनाती से पहले कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन बैटल स्कूल में कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें दिन में कई घंटे बर्फ की दीवार पर चढ़ना सिखाया जाता था। हिमस्खलन में अपना और साथियों का बचाव करने के तरीके भी उन्हें सिखाए गए। कई तरह के मुश्किल हालातों में सहन शक्ति की परीक्षा भी ली गई, तब जाकर उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। आज कैप्टन शिवा 15,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। यानी हम और आप महफूज हैं, तो इसमें हमें शिवा के जांबाज कंधों का भी सहारा है। कड़ाके की सर्दी में जब हम घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो कैप्टन शिवा चौहान इसी बर्फीली दुर्गम इलाके में देश के लिए मुस्तैदी से दिन रात अपना फर्ज निभाने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, देश में पहली बार अंडर वाटर ट्रेन चली है। ये ट्रेन बुधवार को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे से होकर कोलकाता से हावड़ा पहुंची। लंबे इंतजार के बाद देश की पहली मेट्रो ट्रेन गंगा नदी के नीचे से होते हुए दौड़ी और भारत में ये पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है। इस ऐतिहासिक पल के गवाह कोलकाता मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक पी उदय भी पहुंचे और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन लंदन पेरिस की तर्ज पर चलाई जा रही है। इस अंडर वाटर मेट्रो की तुलना जो है लंदन की ट्रेन से की जा रही है और लंदन और पेरिस को अंडर वाटर रेल लिंक से जोड़ती है। उसी के तहत इस मेट्रो को बनाया गया और धीमे धीमे ऐसी तमाम परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। सूर्य ग्रहण के अच्छे बुरे प्रभावों को लेकर हमें जानने की उत्सुकता हर बार रहती है, क्योंकि माना यह जाता है कि इनका असर जो है किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में पड़ता है। हालांकि साइंस के लिए यह महज एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत महत्व है। वैसे भी ज्योतिष में सूर्य को सबसे ज्यादा प्रमुखता से देखा गया है और ऐसे में मान्यता यह है कि सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशि के जातकों पर असर पड़ता है। यह असर जो है सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना जिसका विज्ञान से लेकर धर्म और ज्योतिष में भी बड़ा महत्व माना जाता है। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण का काफी महत्व माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण के दौरान इससे हर चीज प्रभावित होती है। इसका सभी 12 राशियों पर भी असर होता है। कुछ राशियों पर सूर्य ग्रहण का असर शुभ होता है तो कुछ पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। 20 अप्रैल को लगने जा रहा साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, जिसके चलते यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका असर सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। 20 अप्रैल को वैशाख अमावस्या के दिन लगने जा रहा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण इसलिए भी अहम है क्योंकि ये मेष और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा। लिहाजा माना जा रहा है कि मेष राशि के जातकों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। 20 अप्रैल को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण वृष, मिथुन, धनु और मीन राशि वाले जातकों के लिए शुभ प्रभाव वाला माना जा रहा है। तो मेष राशि के साथ ही सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि वाले जातकों के लिए उतार चढ़ाव वाला साबित हो सकता है। इसी तरह सूर्य ग्रहण कर्क, तुला, कुंभ समेत सभी राशि के जातकों पर अपना कोई न कोई प्रभाव छोड़ेगा। हालांकि ग्रहण के विपरीत प्रभाव को कम करने के उपाय भी बताए गए हैं।
मान्यता है कि पानी में तुलसी दल डालकर पीने से सभी राशि के जातकों को ये शुभ फल देगा। हालांकि विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती। चंद्रमा के चलते सूर्य पूरी तरह से या आंशिक रूप से ढकने लगता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूर्य ग्रहण पर देश के महाज्योतिषियों के साथ हमारा खास शो देखिए सुबह 11:30 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। जब बात धर्म और ज्योतिष की हो ही रही है तो अब आपको लिए चलते हैं महादेव के एक ऐसे मंदिर जहां सिर्फ गर्मियों में ही पहुंचा जा सकता है, वो भी सिर्फ 4 महीने तक। इसके बाद ये मंदिर पानी में डूब जाता है। जी हाँ, ये कोई चमत्कार है या फिर कोई भ्रम या फिर इसका सच कुछ और ही है? आखिर कहाँ है ये अनोखा मंदिर, ये सब आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। भारत में महादेव के कई भव्य और दिव्य धाम हैं। भोलेनाथ के ऐसे कई मंदिर हैं जहां भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। ऐसा ही एक मंदिर पुणे में भी है, जिसके दर्शन साल में सिर्फ एक ही बार किए जा सकते हैं और उसके बाद मंदिर जलमग्न हो जाता है। ये वही बागेश्वर मंदिर है जिसके दर्शन साल के 8 महीने नहीं हो पाते और गर्मी का मौसम आते ही मंदिर में भक्त बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। दरअसल बागेश्वर मंदिर के पास पवना डैम मौजूद है और मंदिर डैम के पानी में ही डूबा रहता है। गर्मी के मौसम में जब डैम का पानी कम हो जाता है तब मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। पवना डैम 1971 में बनकर तैयार हुआ था, तब से ये मंदिर इसी तरह पानी में समाया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 700 से 800 साल पहले हुआ था। शोधकर्ताओं का दावा है कि मंदिर का निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ है। पानी में डूबे रहने की वजह से मंदिर का असल स्वरूप अब लगभग खत्म हो चुका है। अब सिर्फ मंदिर का गृहगर्भ का हिस्सा शेष है, जिसमें बाबा भोले का शिवलिंग विराजमान है। मंदिर का बाहरी हिस्सा तो पूरी तरह खत्म हो गया है, लेकिन इतिहास के निशान अब भी बरकरार हैं। श्री कृष्ण पांचाल, पुणे, गुड न्यूज टुडे। उसी साथ आपको ले चलते हैं असम और आपको दिखाते हैं असम की लोक संस्कृति का मन मोहन लेने वाला नजारा। 14 अप्रैल को असम में धूमधाम से रोंगाली बिहू उत्सव को मनाया जाएगा और जिसकी तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 10,000 कलाकार जो हैं नृत्य की प्रस्तुति देंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो जाएगा। देखिए, पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर थिरकती इन बच्चियों का उत्साह देखिए। नन्हे पैरों में खनकते घुंघरुओं की आवाज सुनिए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर लहराती इन नन्ही परियों को देखिए। बच्चियां तो बच्चियां, बड़ों का जोश भी देखने लायक है। उमंग और उल्लास से भरी ये तस्वीरें असम के रोंगाली बिहू उत्सव की तैयारियों की हैं। 2 दिन बाद बैसाखी के दिन रोंगाली बिहू उत्सव मनाया जाएगा। बहुत कम वक्त बचा है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। नन्ही परियां तन मन धन से रोंगाली बिहू के लिए पारंपरिक नृत्य सीख रही हैं। ये तैयारी इसलिए भी बड़ी है कि 14 अप्रैल को असम सरकार रोंगाली बिहू के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा बिहू नर्तक भाग लेंगे। इसके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह बनाने की उम्मीद है। देख सकते हैं कितने बच्चे लोग यहाँ पे
पार्टिसिपेट किया है। उन लोगों ने जो हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत मदद होगा। अभी पेरेंट्स लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहा है बच्चे लोगों को, और स्कूल में भी उसको सिखा रहा है। बाकी जो गाँव के स्कूल है वहाँ पर भी सिखा रहा है। बाकी सारा असम में मतलब अभी बिहू का एनवायरमेंट है। असम की परंपरा को परखना हो, कहते हैं असम की संस्कृति को समझना हो, असम के गीत संगीत पर थिरकना हो, गुनगुनाना हो, तो रोंगाली बिहू के त्योहार का हिस्सा बनिए। रोंगाली बिहू असम का सबसे रंगीन त्योहार माना जाता है। इसके रंग में हर कोई रंग चुका है। बच्चे बड़े सभी असम की संस्कृति और परंपरा का गहना डाले लोक गीत संगीत की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पारंपरिक पोशाक में नृत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस आप देख ही चुके होंगे कि जैसे मैं बोल रही हूँ, उत्साह और उमंग के साथ हो रहा है और काफी जोश है सभी के अंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितने सारे मिलके ये जो विश्व का जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो कोशिश जारी है, वो एक मुकाम पर पहुंच जाए।